वीक 13 में डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स, उसकी वर्किंग। दिस इज़ अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। जो इनपुट लाइन है, इनपुट सोर्स है, वो सिंगल फेस और थ्री फेस हो सकती है। एसी लाइन वोल्टेजेस और उनकी कन्वर्जन डीसी में अनकंट्रोल्ड डायोड रेक्टिफायर्स के थ्रू होती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में। जो डायोड्स के थ्रू आउटपुट जनरेट होगा वो पल्सेटिंग डीसी होगा, नॉट अ प्योर डीसी। तो इसी वजह से जो कैपेसिटर है वो लगाया जाता है फिल्टर दी रिपल्स जो कि आउटपुट डीसी वोल्टेज में आ रही होती हैं, उसको प्योर डीसी में कन्वर्जन के लिए। फिर सिमिलरली इस डीसी वोल्टेज को आगे डीसी डीसी कन्वर्टर्स के इनपुट दिया जाता है और उसको जो कंट्रोलिंग सिग्नल है वो जो ड्राइविंग सर्किटरी है वहाँ से उसको ड्राइव किया जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स होते हैं, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स इसमें लगे होते हैं, जैसे थायरिस्टर है। और जी अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट जो है उसका रेगुलेटेड डीसी आउटपुट होता है। रेगुलेटेड का मतलब यह है कि अगर 5 वोल्ट का आउटपुट डीसी जनरेट हो रहा है कन्वर्टर से, तो इसका मतलब है कि अगर आप लोड को वेरी करेंगे, करंट अगर इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी करंट की, तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होने की कोशिश करेगा। तो जो सर्किटरी है, ड्राइविंग सर्किटरी, वो पैरेलल ब्रांचेस में जो कन्वर्टर्स होंगे उनको वो एक्टिव करेगी और कंट्रोलर जो है वो आउटपुट लोड कंडीशन को मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंगली करंट का जो है वो उसको इंक्रीज करेगा और वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे। तो डीसी डीसी कन्वर्टर्स जो है वो ज़्यादातर डीसी लोड ड्राइव्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और काफ़ी इनकी एप्लीकेशंस है। अब डीसी डीसी कन्वर्टर्स के अंदर आते हैं चॉपर। चॉपर ही जो डिवाइस है मेनली उसका काम होता है कि डीसी वोल्टेजेस को या तो डिक्रीज करना और या फिर इंक्रीज करना। तो chopper is a static device which is used to obtain a variable DC voltage from a constant DC voltage source। यानी इनपुट सोर्स है और आउटपुट आप अगर इंक्रीज करना चाहते हैं एज पर योर नीड तो वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप उसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में मतलब वेरिएबल डीसी वोल्टेज जो है वो आउटपुट के बारे में बताया। A chopper is also known as a DC DC कन्वर्टर हम कहते हैं। थायरिस्टर बेस्ड कन्वर्टर्स है और थायरिस्टर बेस्ड का फ़ायदा यही है कि उसमें मेंटेनेंस कम होती है और इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, स्मॉलर साइज होते हैं, स्मूथ कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना आसान है। और इसी तरह से चॉपर आर वाइडली यूज इन ट्रॉली कार्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में, क्योंकि जो बैटरी से मोटर का आप ड्राइव कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो डीसी मोटर होगी, तो उसको डीसी वोल्टेज ही चाहिए। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो एक्चुअली उसको ड्राइव करते हैं। फिर एक और जो इसकी बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन है कि जो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो लोड है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो कि कॉन्सेप्ट है कि यानी जो एनर्जी मोटर को ऑफ करने में इस्तेमाल मतलब जनरेट हो रही है, तो उसको इसी सर्किटरी चॉपर के थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं, वापस से आप एडअप कर सकते हैं सोर्स स्टेशन में। ठीक है, तो ये इसकी एक बेनिफिट्स है। अब अगर हम मेनली टाइप्स की बात करें तो चॉपर की जो मेन कैटेगरीज हैं वो टू कैटेगरीज हैं। एक है स्टेप डाउन चॉपर और एक है स्टेप अप चॉपर। जो स्टेप डाउन चॉपर है तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो आउटपुट है उसका वो इनपुट से कम होगा, तो इसीलिए हम उसको स्टेप डाउन कहेंगे। और जो स्टेप अप चॉपर है वो इनपुट जो सोर्स है वो उससे ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो आपको सर्किट डायग्राम एक जनरल सी जो स्कीमेटिक डायग्राम है यहाँ शो की गई है कि इनपुट जो है वो वोल्टेज V है, इनपुट डीसी वोल्टेज, और यहाँ पे जो चॉपिंग एलिमेंट है वो थायरिस्टर है, जो कि कंट्रोल्ड डायोड डिवाइस कहलाता है ये, मगर ये कंट्रोल 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें से जो करंट गुजरेगा जो आउटपुट पर जाएगा वो आई नॉट है, और आउटपुट जो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज वो V नॉट है, जिसको हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी कहते हैं। एवरेज डीसी वोल्टेज जो है हम इसलिए उसका टर्म्स यूज़ करते हैं क्योंकि जितने भी आपके
डीसी वोल्ट मीटर्स हैं वो एवरेज वोल्ट्स को ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिज़ाइनिंग कौन सा डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से हमें जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उनको, उनका रिलेशनशिप हमें इसमें देखना है और हमें पता होना चाहिए। तो इसमें जो मेन प्रिंसिपल वो ये है कि इसमें एक तो टाइम होगा टी ऑन, कि जब हम गेट यानी गेट पर हम सप्लाई देंगे, ऑन करेंगे तो ये कंडक्शन करेगा डायोड, और इसके इनपुट पर डीसी सप्लाई हमने दी है तो इसकी वजह से ये ऑफ नहीं होगा उस वक्त तक जब तक हम गेट पर 0 वोल्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में एस को ऑफ करने के लिए हमें गेट पर 0 वोल्ट देने होते हैं उसको ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है वो रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव लोड लिया है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको सर्किट को समझने के लिए। जो इनपुट स्विचिंग जो वोल्टेज है वो उसी को फॉलो करेगा। आइडियल केस हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि जो एस है जब हम उसको ऑफ करेंगे तो सडन आइडियली वो ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्क्वायर वेव जनरेट होगी। वरना प्रैक्टिकली जो एस है वो एकदम से ऑफ नहीं होता, उसको ऑफ होने में कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, माइक्रो मिली सेकेंड्स। तो वो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में है, मगर जब हम किसी मुश्किल चीज़ को या किसी भी डिवाइस की वर्किंग को समझ रहे होते हैं तो उसके लिए हम आइडियल केस कंसीडर करते हैं। तो लेट्स से कि टी ऑन वो टाइम है जिसमें जो चॉपर है वो ऑन होता है, तो सप्लाई जो वी है वो रजिस्टर को मिलेगी, यानी जो लोड है। और इस केस में v जो है वो v नॉट के बराबर होगा अगर हम मुस्तकिल इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। हम इसको ऑफ नहीं करते तो कांस्टेंट डीसी सप्लाई इसको मिलती रहेगी। जब हम इसको ऑफ करेंगे तो उस वक्त जो I0 है वो भी ऑफ हो जाएगा, जो v नॉट है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके एक्सप्रेशन तो पहले हम वेवफॉर्म देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। फिगर 2.1 के अंदर जो वेवफॉर्म आपको दिखाई गई है, जो इसमें ये बताया है कि टी ऑन वो टाइम पीरियड है जिसमें चॉपर यानी एस को हमने ऑन कर दिया है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये टी ऑफ है और ऑफ टाइम पीरियड के अंदर 0 वोल्ट आएंगे, कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे। ये VDC की लाइन आपको बताई हुई कि एवरेज जो DC वोल्टेज है, ये इसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो करंट यहाँ पे जनरेट होगा तो वो भी V/R उसकी एम्पलीट्यूड होगा और वो फॉलो करेगा, स्क्वायर वेव भी होगा क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो उसमें कोई लैगिंग करंट लीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत आसानी से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर वेव। और टोटल टाइम पीरियड जो है वो टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है। तो जब भी कैपिटल टी हम राइट अप करेंगे इसका मतलब ये है कि ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, यानी ऑन पल्स और ऑफ पल्स, यानी ऑफ ड्यूरेशन जो है वो मिलकर हम, और इसी टोटल टाइम पीरियड से हम क्या कहते हैं ड्यूटी साइकिल को हम जो है फाइंड आउट करते हैं। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है कि टी ऑन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। तो उसका हम या तो डी कहीं हम यूज़ करते हैं उस एक्सप्रेशन को, डी फॉर ड्यूटी साइकिल, और या अल्फा भी उसको यूज़ किया जाता है। The thyristor in the circuit acts as a switch. When thyristor is on, supply voltage appears across the load, and when thyristor is off, the voltage across the load will be 0. The output voltage and current waveforms are shown in the given figure 2.2. फिगर 2.1 तो सर्किट डायग्राम है जो यहाँ पे शो की है हमने, और फिगर 2.2 वेव फॉर्म है स्टेप डाउन चॉपर की। हम इसको स्टेप डाउन क्यों कह रहे हैं इसकी हम आगे एक्सप्रेशंस के थ्रू इसको समझाएंगे, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा है कि जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट पे आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस हम ड्राइव करें उससे पहले कुछ टर्म्स है उनको समझ लेते हैं कि VDC क्या चीज़ है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज है लोड के अक्रॉस, IDC क्या है, आउटपुट लोड करंट है, एवरेज आउटपुट लोड करंट है, टी ऑन टाइम है और टी ऑफ जो है वो ऑफ टाइम है SCR का। टोटल टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल T है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम पीरियड, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉपर स्विचिंग और चॉपिंग फ्रीक्वेंसी की जिस स्पीड से आप जो है सिग्नल्स को चॉप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चॉपर फ्रीक्वेंसी, यानी SCR
को आप जो फायर कर रहे हैं वो कितनी स्पीड से कर रहे हैं। तो अगर टोटल टाइम पीरियड है तो उसके दरमियान में आपने कितनी साइकिल्स में आपने एक ही दफ़ा उसको आपने ऑन करना है, क्योंकि ऑन टाइम जो है वो उसी को हमने वेरी करना है। इक्वेशन 2.1 के अंदर एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला गिवन है कि VDC बराबर है V के। अब आइडियल अगर हम केसेस में से ऑन टाइम और ऑफ टाइम निकाल दें तो जो इनपुट पर है वही आउटपुट पर डिलीवर हो जाएगा, मगर हमने SCR को फायर करना है, ऑन करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट ऐड करना है कि टी ऑन वो टाइम पीरियड है जिस पर आपने SCR को ऑन किया। टोटल टाइम पीरियड नीचे आ गया है, फिर टी ऑन डिवाइड बाई टी हो गया, तो जिसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं डी, और डी ऑलवेज लेस देन 1 होता है, क्योंकि टोटल से जब भी आप टी ऑन को डिवाइड ही करेंगे तो कुछ ना कुछ आप वैल्यू उसमें रखेंगे, तो या तो वो 0 होगा और 1 नहीं होगा, वो 1 से कम ही होगा। ठीक है, इसलिए कि जो कुछ अगर लेट से अगर मैं 0.2 सेकेंड्स की अगर बात करूं, और आइडियली बात कर रहा हूं मैं रफ कैलकुलेशन, तो टोटल टाइम पीरियड अगर आप लेट से कह दें कि 0.2 सेकेंड जो है वो ऑन टाइम है और ऑफ टाइम आपका 0.8 सेकेंड है, तो टोटल जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया 1 सेकेंड। तो 0.2 जो है वो जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आप उसको रिजल्टेंट आएगा वो 0.2 आएगा, और 0.2 को जब भी आप v से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जब भी 1 से लेस देन जो फैक्टर होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो वो कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसी वजह से ये स्टेप डाउन जो है वो चॉपर है, क्योंकि जो वोल्टेज डीसी जो आउटपुट वोल्टेज है वो जो सोर्स वोल्टेज है उससे हमेशा कम ही आएंगे, लेस देन होंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये चीज़ सिखा रहा है, इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसी तरह से हम करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आउटपुट जैसी वोल्टेज हमें पता चले तो रेजिस्टेंस या लोड की जो भी इम्पीडेंस है उससे आप डिवाइड कर दें तो करंट आ जाएगा। अब करंट जो है ये आइडियल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंगली जो है वो करंट की वैल्यू वो वेरी करेगी। तो RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, अब RMS वैल्यू भी आपको जो है वो कैलकुलेट करनी है कि उसका जो मेन फार्मूला है कि V नॉट और इज इक्वल्स टू 1/t और इंटीग्रल 0 टू t ऑन टाइम, क्योंकि ऑफ टाइम में तो वो 0 है तो उसको हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे, और V नॉट का स्क्वायर है और इनटू dt। The RMS value of output voltage V naught is equals to square root of 1/t total time period, 0 to t, which means only on time period of SCR, और V naught square is the output voltage और dt। ये RMS वैल्यू होती है, और RMS वैल्यू DC की फंक्शनली इक्विवेलेंट होती है AC वैल्यू के। फॉर एग्जांपल अगर 10 वोल्ट RMS AC वोल्टेज है और अगर वो प्योर एक रेजिस्टिव लोड को अगर ड्राइव करें तो सेम अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन जो जनरेट होगी और वही सेम अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन 10 वोल्ट DC RMS वोल्टेज की सप्लाई से जो है वो जनरेट होगी। तो इसलिए इफेक्टिव वैल्यू ऑफ DC सप्लाई जो RMS वैल्यू है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसका फार्मूला यहाँ पे जो है वो शो किया है। अब ड्यूरिंग दी ऑन टाइम पीरियड जो V नॉट है ना आउटपुट वोल्टेज वो बराबर है V के, यानी जो मेन प्रीवियस जो सप्लाई है हमारी उसके जो DC सप्लाई है और जो आउटपुट सप्लाई है यानी आउटपुट जो वोल्टेज है लोड के अक्रॉस V नॉट वो बराबर होंगे ड्यूरिंग दी ऑन टाइम पीरियड V के। तो इस वजह से हम V नॉट की जगह पे V को सब्सटीट्यूट करेंगे तो RMS वैल्यू जो है उस पर आप वेरिएबल्स को चेंज करने के बाद इंटीग्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ड्यूटी साइकिल इनटू V जो कि वोल्टेज है। अब इस फॉर्मूले से भी नज़र आ रहा है कि जब ड्यूटी साइकिल आप इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी पॉइंट्स में वैल्यू होगी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज RMS वैल्यू हो या DC एवरेज वैल्यू हो आउटपुट की वो सोर्स से कम होगी।
तो इसीलिए जो स्टेप डाउन जो डीसी चॉपर है उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होता है, जो कि नाम से भी हमें समझ में आ रहा है। अब आउटपुट पावर का सिंपल फार्मूला है पी नॉट इंटू वी नॉट इंटू आई नॉट, बट आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो आई की वैल्यू यहाँ पे रखिए तो आउटपुट पावर है वो यहाँ से कैलकुलेट होगी। इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ चॉपर अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो V डिवाइडेड बाई आई डी सी है, और दूसरा कैपिटल R डिवाइडेड बाई D है। D फॉर ड्यूटी साइकिल है। द आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरीड बाय वेरिंग दी ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल को जब आप वेरी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज जो है वो वेरी करेंगे। और ये जो एक्सप्रेशन है 2.10 जो इक्वेशन है ये ड्राइव की है इक्वेशन 2.5 से, जहाँ पे V डिवाइड बाई आई डी सी बराबर होता है R अपॉन D के। यहाँ आप देखें कि V बाई R है और D जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R जो है उधर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, आई डी सी उसकी जगह पे आ जाएगा और ड्यूटी साइकिल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं कि हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसको वेरी कर सकते हैं। एक तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि हम ऑन टाइम या ऑफ टाइम दोनों में से कोई एक फिक्स कर देते हैं और दूसरे को हम वेरी करते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, यानी हम नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो उनको वेरी करें तो उससे भी जो वोल्टेज है वो हम वेरी कर सकते हैं। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर यही बात यहाँ पे बताई गई है कि फिगर 2.3 अगर आप देखें तो उसके अंदर ये चीज़ शो की गई है। मैं फिगर 2.3 जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाली जो वेव फॉर्म है इसमें ऑन टाइम आप देखें उसकी जो वैल्यू और ऑफ टाइम की वैल्यू ज़्यादा है और टोटल जो टाइम पीरियड है वो ऑन प्लस ऑफ टाइम है। नीचे वाली अगर आप वेव फॉर्म देखें तो इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इस तरह से की गई है कि ऑन टाइम है उसको इंक्रीज कर दिया गया और ऑफ टाइम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रिलेटिवली टोटल जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही उसको कम कर दिया है, तो ऑन टाइम हमने बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो है इसका जो टोटल जो टाइम पीरियड है वो तो फिक्स है, बट जो ड्यूटी साइकिल है वो हमने वेरी किया है, यानी ऑन टाइम हमने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताइए। अब इसी तरह से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या होता है इन दिस मेथड ऑफ कंट्रोल, chopping frequency f is varied keeping either t on or t off constant। यानी किसी एक पल्स को यानी एक ड्यूरेशन को फिक्स कर दिया जाता है और उसकी मदद से जो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टाइम है ना वो आप वेरी करते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फिगर 2.4 के अंदर इसको शो किया गया वोल्टेज जिसमें टी ऑन को हमने कांस्टेंट कर दिया है और वेरिएबल जो चॉपिंग पीरियड है वो हम वेरी कर रहे हैं। तो फिगर 2.4 को अगर आप देखें इसमें ऑन टाइम जो है वो फिक्स है, ऊपर वाली और नीचे वाली जो वेव फॉर्म है। टोटल टाइम पीरियड अगर आप देखें तो वो वेरी कर गया। टाइम पीरियड वेरी करने का मतलब है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी आपने वेरी कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते जाएंगे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होंगे। तो ये इसका रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टू ऑब्टेन फुल आउटपुट वोल्टेज रेंज फ्रीक्वेंसी हैज टू बी वेरीड ओवर अ वाइड रेंज। तो हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी हमारे पास एक रेंज होती है मौजूद जिसकी मदद से हम ये सारी रेंजेस को एडजस्ट करके हम चीज़ें जनरेट करते हैं। दिस मेथड प्रोड्यूसेस हार्मोनिक्स इन दी आउटपुट एंड फॉर लार्ज टी ऑफ लोड करंट में बिकम डिसकंटिन्यूस। अब जो हार्मोनिक्स हैं वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये डेंजरस है। जैसे अगर बेस फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज है या 50 हर्ट्ज है, अगर आप 220 वोल्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 50 हर्ट्ज है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और हार्मोनिक्स जो है वो उसका मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे सेकंड हार्मोनिक का मतलब है कि वो 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होगी, थर्ड हार्मोनिक जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा।
तो 150 हर्ट्ज की जो है वो सिग्नल्स आएंगे, और ये जो सिग्नल्स हैं ये हार्मफुल होते हैं सिस्टम के लिए, ओवरहीटिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली अगर आप ऑफ टाइम को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो लोड करंट है वो डिसकंटिन्यूटी की तरफ चले जाएगा, तो वो डीसी से हट जाएगा, तो उसमें ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं। अब फिगर 2.45 के अंदर स्टेप डाउन चॉपर विद आरएल लोड जो है और फ्री व्हीलिंग डायोड उसमें एडअप किया गया है। ठीक है, तो फिगर 2.5 को हम देखते हैं, और उस लोड के साथ एक जो है वो बैटरी भी लगाई गई है, और ये भी एक डीसी लोड या डीसी सोर्स आप कह सकते हैं। तो जो भी आउटपुट करंट होगा वो नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ग्राफ के अंदर, उससे कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज शिफ्टिंग के बाद ही उस पर वो करंट जो है वो जनरेट होगा। तो स्टेप डाउन जो चॉपर है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि हम जब इसको ऑन करेंगे SCR यानी चॉपर को, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा जो कि आई नोड आपको नज़र आ रहा है। और फर्स्ट जो टी ऑन है, टी ऑन के अंदर जो करंट गुजरता हुआ जाएगा रेजिस्टेंस से और इंडक्टर से, और इंडक्टर को वो एनर्जाइज करेगा, और यहाँ ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस के जब आप ऑन टाइम को आप कंप्लीट नहीं कर लेते। तो पोलरिटी जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी जब करंट आपने इसको ऑन किया है, स्विच ऑन है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ ये करंट फ्लो होगा, और इंडक्टर पे जो पोलरिटी होगी वो ड्यू टू दी सोर्स वो ये होगी, तो ड्यूरिंग दी ऑन टाइम। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम इसको ऑफ करेंगे, जब हम इसको ऑफ करेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये ऑफ हो जाएगा और सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त 40 ये जो करंट जो गुजरा है ये टी ऑन के लिए है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका ज़रा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। और कलर में ये पर्पल सही रहेगा। अब जब हमने इसको ऑफ कर दिया तो मैं यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली अब जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी तो सेम ही, और वो इस तरह से करंट जो है वो ट्रेवल करेगा इस लूप के अंदर फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। और जो ऑफ टी ऑफ के लिए ये सब कुछ होगा, दिस इज टी ऑफ। जब टाइम पीरियड जो है वो हम ऑफ रखेंगे इसे, ऑफ डबल एफ, और इस वक्त जो सोर्सिंग प्रोवाइड कर रहा होगा वो इंडक्टर कर रहा होगा, तो इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और इंडक्टर की डिस्चार्जिंग के वक्त जो पोलरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, और ये इस तरह से ये सिंक हो जाएगा। तो ड्यूरिंग दी ऑफ टाइम पीरियड जो ओवरऑल आपको जब इसकी वेव फॉर्म आप जनरेट करेंगे, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो ये स्टेप डाउन है, इसलिए कि जो वी नॉट है वो हमेशा वी से लेस देन ही होगा। जैसा प्रीवियसली हमने अभी देखा कि डिफरेंट ड्यूटी साइकिल पे जो डी है वो हमेशा 1 से लेस देन होगा। जब वो ड्यूटी साइकिल डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा वी नॉट से या डीसी वोल्टेज से, तो जिसकी वजह से ये स्टेप डाउन है, और ये इसकी वैल्यू वी से कम ही रहेगी। तो यही चीज़ जो है वो प्रीवियस स्लाइड में जो है ये बताई गई है कि व्हेन चॉपर इज ऑन द सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, करंट फ्लोज फ्रॉम द सप्लाई टू द लोड, और व्हेन चॉपर इज ऑफ द लोड करंट कंटिन्यूस टू फ्लो इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है,
through the freewheeling diode due to the energy stored in the inductor. The load current can be continuous or discontinuous depending on the values of L and duty cycle. अगर हम ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि करंट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. Similarly, for continuous current operation, the load current is assumed to vary between two limits, यानी I minimum और I maximum. जब इंडक्टर में से करंट गुजरता है तो वो लीनियरली जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है और इसी तरह से ऑफ टाइम पीरियड के अंदर वो डिक्रीज होगा. फिगर 2.6 के अंदर जो है वो आउटपुट करंट और वोल्टेज जो है उसकी वेव फॉर्म्स को शो किया गया है और डिसकंटिन्यूस करंट ऑपरेशन को भी बताया गया है. तो फिगर 2.6 को देखते हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. हम इतने एरिया को जूम कर लेते हैं. सॉरी, मैंने ये ज़रा दोबारा से मैं इसको करूँगा. ये ऑन टाइम पीरियड है जिसमें हमने SCR को फायर किया, ऑन किया. तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो करंट है वो लीनियरली मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. और ऑफ टाइम पीरियड के अंदर जो करंट है वो फिर डिक्रीज हो रहा है. इसी तरह से ऑन टाइम पीरियड जो है वो उसको फॉलो करता रहेगा. इसी तरह से जो बॉटम पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें डिसकंटिन्यूस करंट शो किया गया है. यहाँ पे ऑफ टाइम तो हमने फिक्स रखा है मगर हमने इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है. तो इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाने की वजह से जो है वो करंट डिसकंटिन्यूस हो गया, उसमें डिस्टॉर्शन आ गई है, एनर्जी उसने ज़्यादा स्टोर कर ली है और वो नीचे की तरफ देर तक उसको सप्लाई कर रहा है. तो इस तरह से डिसकंटिन्यूसिटी आ जाएगी करंट के अंदर. When the current exceeds I maximum, the chopper is turned off and it is turned on when current reduces to I minimum. तो ये इस तरह से इन लिमिट्स के अंदर हमें इसको फायर कराना होता है. तो ये स्टेप डाउन जो चॉपर है वो इस तरह से वर्क करता है. एक्सप्रेशन, अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कि लोड करंट अगर टी नॉट है, मैं इसको अगेन में जूम करूँगा और सबसे पहले हम इसको जूम करके देख लेते हैं कि आई नॉट जो है जो लोड करंट है, जब हमने टी ऑन यानी SCR को हमने ऑन कर दिया तो 0 से टी ऑन तक जो है वो टाइम पीरियड टी है फॉर कंटिन्यूस करंट ऑपरेशन व्हेन चॉपर इज ऑन. अब हमारे पास यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है R, L और E. तो इसी तरह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो V नॉट है और जो I नॉट है वो करंट है. तो जो इनपुट वोल्टेज है वो इन तीनों के वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होगा. तो इस तरह से हम इसकी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं. जो वोल्टेज है अक्रॉस दी रजिस्टर वो बराबर होगा I नॉट इंटू आर के, और इंडक्टर के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है तो DI बाई dt होगा और इंटू L इंडक्टेंस प्लस E जो है वो वोल्टेज है जो कि DC लोड के हैं जो कि यहाँ पे एक बैटरी है. तो इक्वेशन 2.1 के अंदर हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया. अब हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई किया तो एस डोमेन यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये शिफ्ट हो जाएगी और इस तरह से ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.12 के अंदर कि V बाई एस बराबर इसके. अब इसमें हम फैक्टराइजेशन लेंगे और रीअरेंजमेंट करने के बाद हम एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल करंट कंडीशन जो है वो हम यानी इनिशियली जो है वो मिनिमम करंट है. तो मिनिमम करंट का जो एक्सप्रेशन है वो हमने I नॉट और 0 नेगेटिव जो है जो कि जब हमने ऑन किया है SCR को तो इनिशियल कंडीशन हमने I मिनिमम के बराबर लिए. तो I नॉट S बराबर आ जाएगा 2.13 में कि V माइनस E डिवाइडेड बाई एल एस इंटू एस प्लस आर डिवाइड बाई एल प्लस I मिनिमम S प्लस R अपॉन L. ये सब जो है वो प्रीवियस इक्वेशन है 2.12 और इसके अंदर हमने I मिनिमम रख दिया इनिशियल कंडीशन और सिमिलरली जो अरेंज किया है इस पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी 2.13. अब हम वापस से हमें टाइम डोमेन में जाना है. लैप्लास हमने इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि जो एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है
और जो इंडक्टर है या कैपेसिटर है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में उनका एनालिसिस होता है, बट एट द एंड जो है हमें टाइम डोमेन में वापस हमें ओवरऑल सिस्टम की बात करनी होती है, तो हम दोबारा से उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो जब हमने उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो और टी ऑन में जो हमारे पास आई नॉट टी है उसका फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा 2.14। दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, यानी ऑन टाइम की हम बात करें तो ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है। और ड्यूरिंग द पीरियड चॉपर इज ऑन, एट द इंस्टेंट द चॉपर इज टर्न ऑफ, जब चॉपर टर्न ऑफ हो जाएगा तो लोड करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए कि ऑन टाइम पीरियड के अंदर करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है और इंडक्टर जो है वो उसको एनर्जाइज हो रहा है। तो जब टी ऑफ की बात आएगी तो आई नॉट टी ऑन इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम हो चुका होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद फिर वो डिक्रीज होगा, तो इसलिए आई मैक्स जो है वो अब हम उसको यूज करेंगे टी ऑफ के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस को देखते हैं कि जीरो टू टी ऑफ की जब हम बात करेंगे अगर टाइम पीरियड है तो जो प्रीवियस इक्वेशन है उसका क्या क्या उस पर इफेक्ट आएगा। इसलिए कि जब टी ऑफ का मतलब है चॉपिंग एलिमेंट की वजह से प्रीवियस जो सर्किट है वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो ओपन हो चुका है और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसके थ्रू अब एनर्जाइज जो था इंडक्टर अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। तो इक्वेशन 2.15 जो है वो उससे हमने एक्सप्रेशन यहाँ फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है आई नॉट जीरो नेगेटिव वो हम आई मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि जो ग्राफ के अकॉर्डिंगली करंट जो है वो मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच के अब डिक्रीज होगा। तो हमने अगेन सेम पैटर्न सेम मेथड के थ्रू हमने आई मैक्स जो है वो अप्लाई किया इनिशियल करंट जो है, और एस डोमेन जो है उसको हमने रीअरेंज किया वेरिएबल्स को और उनका इनवर्स लैप्लास लेने के बाद आई नॉट टी हमने निकाल लिया, यानी ड्यूरिंग द टी ऑफ जो है जीरो टू टी ऑफ, तो आई नॉट टी का एक्सप्रेशन भी हमारे पास आ चुका है 2.16 के थ्रू, और द एक्सप्रेशन इज वैलिड, यानी ये सिर्फ ऑफ ड्यूरेशन के अंदर जब चॉपर ऑफ होगा जब वैलिड होगा ये। और इनिशियली जब ये दोबारा से हम इसको टर्न ऑन करेंगे तो मिनिमम से स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जब ऑफ था तो उसके एंड होने तक यानी एंडिंग पॉइंट तक बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाके ये मिनिमम पे पहुंच जाएगा करंट, फिर उसके बाद दोबारा से जो इनिशियल करंट है वो आई मिनिमम से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट जो है वो आई मैक्स और आई मिनिमम का हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2.4 अगर टी हम टी ऑन के बराबर ले लें और उसको डी ऑफ टोटल टाइम पीरियड टी के बराबर है, यानी ड्यूटी साइकिल और इनटू टाइम टोटल टाइम पीरियड। इसी तरह से आई नॉट टी इज इक्वल टू आई मैक्स है, और आई नॉट टी जो है वो ऑन टाइम के अंदर इनिशियल जो हमने आई मैक्स के बराबर रखना है आई नॉट टी को। तो इक्वेशन 2.4 के अंदर हमने t इज इक्वल टू टी ऑन कंसीडर किया और टी ऑन जो ऑन टाइम पीरियड है वो एक्सप्रेशन हमने निकाला है कि ड्यूटी साइकिल जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं बराबर होता है टी ऑन डिवाइड बाय टी के, तो टी ऑन की वैल्यू हमने टी के बराबर ली है, क्योंकि इसमें जो फाइनल वैल्यू है जो ऑन टाइम पीरियड के अंदर वो मैक्सिमम जो है वो आई मैक्स होगा। हम इनिशियल कंडीशन को हम नेगलेक्ट करेंगे अब, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम का हमने मिनिमम का तो रिलेशनशिप निकाल लिया था, अब हम मैक्सिमम का रिलेशनशिप जो है वो ऑन टाइम पीरियड के अंदर निकाल रहे हैं। तो टी ऑन जो है वो बराबर होगा डी टी के और आई नॉट टी बराबर होगा आई मैक्स के। तो आई नॉट टी की जगह पे जो 2.4 इक्वेशन है उसमें हमने आई मैक्स रख दिया, और बाकी जहाँ पे टी था तो वहाँ टी की जगह पे हमने डी टी हमने इंसर्ट कर दिया जो 2.414 इक्वेशन के अंदर था। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से 2.16 जो इक्वेशन है वो ऑफ टाइम पीरियड की है, तो t बराबर है टी ऑफ के और ये बराबर होगा ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि टी ऑन प्लस टी ऑफ बराबर होता है टोटल टाइम पीरियड के। तो वहां से हमने जो है टी ऑफ की वैल्यू निकाल ली है और टी ऑफ जो है वो बराबर हो गया टी माइनस टी ऑन के, और टी ऑन का एक्सप्रेशन हमें पता है कि वो ड्यूटी साइकिल और टोटल टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो जब हम वो डी टी रखेंगे यहाँ पे तो कैपिटल टी हम कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस डी हमारे पास बचेगा, तो टी की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 2.16 इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आई मिनिमम हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो फाइनल वैल्यू है करंट की टी ऑफ के ड्यूरेशन के एंड के वक्त वो फाइनल एक्सप्रेशन हमने रखना है, तो वो आई मिनिमम हो जाएगा।
तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन हमारे पास 2.18 से आ गया, 2.17 से आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि एक वैल्यू उठा के जो आई मिनिमम की है वो उठा के हम जो है 2.17 में रख देंगे। तो आई मैक्स की जो है वो हमारे पास वैल्यू 2.19 इक्वेशन के अंदर ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमें मिल गया। इसी तरह से जो आई मैक्स की वैल्यू हमें मिली है वो हम 2.18 में रख देंगे, तो आई मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इज नोन एज द स्टेडी स्टेट रिपल, क्योंकि जो रिपल्स आ रहे हैं हमारे पास वो आई मिनिमम और मैक्स के दरमियान ही वो वेरी कर रहा है। तो पीक टू पीक जो रिपल करंट है उसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो डेल्टा आई से हम शो करेंगे, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, और दोनों के एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो हम पहले इसका एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। अब जो रिपल फैक्टर है, रिपल करंट जो लीनियरली करंट इंडक्टर में से जो राइज होता है मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन हमने जो निकाला था वो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम। जो एवरेज वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की वो एज वी नो दैट के वी डी सी बराबर है ड्यूटी साइकिल इनटू सोर्स वोल्टेज के। इसी तरह से एवरेज आउटपुट करंट आई मिनिमम आई मैक्स का एवरेज है डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो अप्रोक्सीमेटली आई डी सी हम इन दोनों की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज आउटपुट करंट। सिमिलरली अगर हम अजम्पशन करते हैं कि लोड करंट वेरीज फ्रॉम आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम, तो इंस्टेंटेनियस लोड करंट जो है वो इस एक्सप्रेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू आई मिनिमम प्लस डेल्टा आई इंटू टी बाय डी टी, ड्यूटी साइकिल और टाइम पीरियड। और फॉर ये जो टोटल टाइम पीरियड है ये ऑन टाइम तक का है, यानी जो चॉपर है आपका वो टी ऑन तक, 0 से टी ऑन तक, और इंटू डी टी जो है वो एक्चुअली वो टी ऑन की वैल्यू है। अब जो डेल्टा आई है उसकी जो वैल्यू हमने प्रीवियसली निकाली है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, और उसको हम पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय डी टी और इंटू टी। तो ये आई नॉट जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन है जो इक्वेशन 2.23 है। आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए वही इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर डी टी, और 0 से टी ऑन तक का टाइम पीरियड है, और 1/, जो टी एक्चुअली यहाँ पे टी ऑन है तो टी ऑन की वैल्यू हमें पता है ड्यूटी साइकिल और टोटल टाइम पीरियड। अब इसमें आई नॉट की जगह पे हमने जो इक्वेशन 2.3 को जब हम पुटअप करेंगे और स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। सेकंड उसको जब फैक्टराइजेशन हम करके सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आर आई नॉट आर एम एस है वो हमारे पास ये आ जाएगा, आई मिनिमम स्क्वायर और आई मैक्स माइनस आई मिनिमम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस आई मिनिमम इंटू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम उसका स्क्वायर रूट। अब जो चॉपर करंट है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी अगेन फार्मूला है 1/t और 0 से dt यानी t ऑन तक, और आई नॉट स्क्वायर डी टी। आई नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने प्रीवियसली निकाल के यहाँ पे इंसर्ट कर दिया अगेन, और फाइनल जब एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन 2.24 के बराबर आ जाएगा। तो आई नॉट आर एम एस को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट डी यानी ड्यूटी साइकिल से, तो चॉपर करंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस है वो आर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आई एस है, और आई एस जो है वो एवरेज सोर्स करंट है, तो वो बराबर होता है डी इंटू आई डी सी के। जो एवरेज जो चॉपर सर्किट स्टेप डाउन का जो कंप्लीट एवरेज आउटपुट डीसी करंट है उसको हम ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोर्स एवरेज करंट आ जाएगा, और ये वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन में जब पुटअप करेंगे तो एक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी वी अपॉन डी आई डी सी। अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप अप चॉपर है, इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। फिगर 2.13 के अंदर स्टेप अप चॉपर जो है उसकी स्कीमेटिक जो है जनरलाइज डायग्राम शो करी है जिसमें इनपुट वही डीसी सोर्स वोल्टेज है। अब इंडक्टर जो है वो सीरीज में एडअप किया है, चॉपिंग जो एलिमेंट है एस सी आर उसको अब
अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हमने। उसके बाद जो है वो एक फ्री व्हीलिंग डायोड है डी, जिसका काम ये है कि जब इंडक्टर स्टोर करेगा एनर्जी तो उस वक्त वो सप्लाई करेगा लोड को। सिमिलरली एक कैपेसिटर लगा दिया उसके लोड के पैरेलल में ताकि जो रिपल्स हैं उनको फिल्टर आउट कर ले। और लोड हमारे पास कोई भी लोड हो सकता है, तो वी नॉट। और इसी वजह से अब हम इसकी जो वर्किंग है उसको देखते हैं कि सबसे पहले हमारे जो केस है वो कंडीशन ये है कि हमने जो चॉपिंग एलिमेंट है उसको ऑन किया है। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ। मैं पहले इसके करंट जो इसकी इंक है वो मैं चेंज करना चाहूँगा। इनिशियली जब ये ऑन होगा तो टी ऑन, for T on when SCR is on, you have fired the SCR at this point। और इसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ होगी। सॉरी, मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ और अगेन मैं ड्रॉ करूँगा। करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इस लूप में पूरा ट्रेवल करेगा। उस वक्त इंडक्टर की जो पोलरिटी है वो ये होगी कि प्लस होगा इधर और इधर होगा आई। तो आई इस लूप के अंदर जो करंट ट्रेवल कर रहा होगा वो आई टी ऑन होगा उस वक्त। और उस केस में यहाँ पे नो करंट फ्लो, यहाँ पे नो करंट फ्लो, तो जिसकी वजह से लोड जो है उस वक्त उसको जो सप्लाई है, अगर हम इनिशियल कंडीशन, सिंपल इनिशियल कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो कंप्लीट जो एनर्जी है वो इधर ट्रांसफर हो रही है और इधर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस पार्ट में। तो टी ऑन के अंदर हम अगर आइडियली ये कंसीडर कर लें कि जो हमारा जो SCR है, SCR को अगर हम आइडियल कंडीशन में कंसीडर कर लें कि नो एनर्जी लॉस, तो जो वोल्टेज सप्लाई है वही कनेक्टेड है अक्रॉस द इंडक्टर जब ये थायरिस्टर जो है वो स्विच ऑन होगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पर है वो वोल्टेज सप्लाई के बराबर है जब टी ऑन हमारे पास है। अब हम सेकंड केस को हम देखते हैं कि जब हम इस SCR को ऑफ कर देंगे उस वक्त क्या होगा। तो उस वक्त के लिए हम पहले कलर चेंज करेंगे और मैं इसको पर्पल कलर कर रहा हूं। जब ये SCR ऑफ हो जाएगा तो टी ऑफ में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो कंसीडर करना पड़े। करंट की डायरेक्शन ये होगी, लोड को करंट एनर्जाइज करता हुआ वापस इस डायरेक्शन में ये रिसाइकल हो जाएगा। और इस करंट का नाम मैं रख रहा हूं आई टी ऑफ, या आई ऑफ कह लें सिंपल। अब इसको हम स्टेप अप चॉपर क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कि जब टी ऑन के ड्यूरेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड करी थी इंडक्टर ने, क्योंकि इंडक्टर जो है वो रेट ऑफ चेंज एक एनर्जी स्टोर कर लेता है ड्यू टू बैक EMF और वो रिलीज करता है। उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए डायोड लगाया हमने। तो जब ये रिलीज करेगा तो करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी इंडक्टर में से, इसी डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा और पोलरिटी जो है वो इंडक्टर की चेंज हो जाएगी, वो यहाँ से प्लस और माइनस, तो ये एज अ सोर्सिंग काम करेगा उस वक्त। तो करंट यहाँ से फ्लो करके इस डायरेक्शन में और वापस यहाँ से गुजर कर इधर आ जाएगा। तो एक एनर्जी तो इंडक्टर की जो है वो एडअप होगी इस करंट के अंदर, फिर इसी तरह से एक एनर्जी जो वोल्टेज सोर्स की है वो भी एडअप होगी इस सप्लाई के अंदर। तो जिसकी वजह से जो लोड को वोल्टेज मिलेगा वो ज्यादा होगा सोर्स वोल्टेज से। ठीक है, तो इंडक्टर की वैल्यू आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे तो उतने ज्यादा वो वोल्टेज जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये स्टेप अप चॉपर जो है वो कंप्लीट इसकी कॉन्सेप्ट या थ्योरी फिनोमेना वो ये है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनके एक्सप्रेशंस के आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
इनपुट वोल्टेज उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसी तरह से आउटपुट एवरेज करंट क्या होगा। तो टी ड्यूरिंग दी टी ऑन और ड्यूरिंग दी टी ऑफ, तो इनके वोल्टेज एक्सप्रेशंस क्या होंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। अब फिगर 2.3 के अंदर शोज अ स्टेप अप चॉपर टू ऑब्टेन अ वोल्टेज वी नॉट हायर देन द इनपुट वोल्टेज, तो द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी आर चूजन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। अब सी जो है वो फिल्टरिंग के लिए है और इंडक्टर जो है वो ज़्यादा अगर एनर्जी स्टोर करने के लिए आपने ज़्यादा वैल्यू रखी है तो वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा और वोल्टेज को उतना मल्टीप्लाई कर देगा। When the chopper is on, the inductor is connected across the supply. The inductor current I rises, and the inductor stores energy during the on time of the chopper. As I told you earlier कि जब आप स्विच ऑन करेंगे तो उस वक्त इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करेगा। When the chopper is off, the inductor current I is forced to flow through the diode D and load for a period T off. The current tends to decrease, resulting in reversing the polarity of induced EMF in L. Therefore, voltage across load is given by V naught is equals to V plus L di by dt। ठीक है, जो लोड है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो इस लोड के अक्रॉस जो V नॉट है, ठीक है, वो किसके बराबर है कि जो वोल्टेज है सप्लाई का और जो वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस। तो वही वोल्टेज जो है अगर हम यहाँ पे जो डायोड के जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है उसकी जो ड्रॉप है जो उसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो ओवरऑल जो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बराबर होगा इन दोनों के एडिशन के। और V नॉट इज ग्रेटर देन V क्योंकि जो इनपुट सोर्स है वो एडअप हो रहा है किस में, जो इंडक्टर के जो वोल्टेज है। नाउ द एक्सप्रेशन अब हम ये देख लेते हैं कि अज्यूम कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो आई है, करंट इंडक्टर एवरेज करंट जो है वो आई है ड्यूरिंग द ऑन एंड ऑफ टाइम ऑफ द चॉपर। अब चॉपर जब ऑन होगा तो वोल्टेज अक्रॉस दी चॉपर या इंडक्टर इज V जो कि वोल्टेज सोर्स है अगर हम आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं। देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो सिंपल जो पावर की टर्म में अगर आप देखें तो VI और इनटू टी ऑन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑन। तो टी ऑन जो है वो ऑन टाइम पीरियड है चॉपर का, इसी तरह से ऑफ टाइम पीरियड होगा। ऑफ टाइम पीरियड में क्या होगा कि इंडक्टर एनर्जी सप्लाइड बाय इंडक्टर टू लोड, तो लोड वोल्टेज अक्रॉस L, तो वोल्टेज अक्रॉस L जो है वो बराबर हो जाएगा V नॉट माइनस V के, क्योंकि ऑफ टाइम पीरियड के अंदर जो लूप दूसरा बनेगा उसमें इंडक्टर और सिंपली लोड के जो वोल्टेजेस हैं उन दोनों का जो समेशन है वो बराबर होगा वोल्टेज सप्लाई के। तो अगर हम वहाँ से इंडक्टर का एक्सप्रेशन मालूम करना चाहें तो V नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज माइनस V है। सिमिलरली एनर्जी सप्लाइड बाय इंडक्टर, अगर हम एनर्जी की बात करें तो करंट इसमें मल्टीप्लाई होगा और टी ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ टाइम के अंदर जो एनर्जी सप्लाइड बाय इंडक्टर है वो भी हमें पता है और ऑन भी हमें पता है। तो अगर हम नेग्लेक्टिंग दी लॉसेस कर रहे हैं अजम्पशन कि नेग्लेक्टिंग ऑल दी लॉसेस, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर और एनर्जी सप्लाइड बाय द इंडक्टर वो बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज का इन टर्म्स ऑफ ऑन टाइम और प्लस ऑफ टाइम। अब हम फर्दर जो है इस पर हम काम कर सकते हैं क्योंकि जो टी ऑन प्लस टी ऑफ है ये टोटल टाइम पीरियड होता है चॉपर का। तो इस स्लाइड में जो है वो यही बात बताई गई है कि जो टोटल टाइम पीरियड है वो टी के बराबर है, चॉपिंग टाइम पीरियड और स्विचिंग पीरियड जो है, और टी जो है वो टाइम पीरियड और टी बराबर होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ के। तो यहाँ पे t बराबर हो गया उसके और t माइनस टी ऑन हमने रखा है क्योंकि t ऑफ जो है वो बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो t माइनस टी ऑन जो है हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया।
इसी तरह से टी को अगर हम नीचे से कॉमन निकाल लें तो टी ऑन डिवाइड बाई टी एक्सप्रेशन बचेगा और यहाँ 1 बचेगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन होगा। और टी ऑन डिवाइड बाई टी हमें पता है कि ये ड्यूटी साइकिल के बराबर होता है डी के, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया इक्वेशन 2.29 के अंदर। अब हम वेरिएशन अगर हम करते हैं ड्यूटी साइकिल की तो 0 से 1, ड्यूटी साइकिल हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहता है, 1 से लेस देन ही रहेगा। और इसकी वैल्यू की वजह से वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, और वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज उसकी रेंज हमारे पास होती है V से बड़ा यानी इनपुट सप्लाई से बड़ा, और इन्फिनिटी यानी ये आइडियल केस है, इन्फिनिटी हम नहीं जा सकते, मगर हम इंडक्टर की वैल्यू बढ़ा के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेलेक्ट करके हम प्योर डीसी जो है वो हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है।